नमस्कार, मैं अभिषेक चौरसिया। श्रीलंका एक ऐसा देश जिसके बीच बहुत फेमस है। आज उस देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। श्रीलंका आज इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या है उसके रीज़न इकोनॉमिक क्राइसिस के, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। श्रीलंका आज किस कंडीशन में है वो इस चीज़ से समझ सकते हैं, जहाँ सिर्फ 4 घंटे की बिजली आ रही है, बहुत सारे पावर कट देखने को मिल रहे हैं, ग्रोसरीज़ के प्राइस आसमान छू रहे हैं। चावल 500 रुपये किलो, चीनी 290 रुपये किलो, एलपीजी यानी खाना बनाने वाला जो सिलेंडर होता है उसका दाम 3000 रुपये। फ्यूल और डीजल लगभग ख़त्म हो चुका है इस देश में। इसी के साथ साथ फ्यूल पंप के बाहर 2-2 किलोमीटर तक की लाइन भी लगी हुई है। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज इस कंट्री के इकोनॉमी का क्या हाल हो रखा है। श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे कुछ कारण है, जिसका सबसे पहला कारण है टूरिज़्म। जीडीपी, श्रीलंका की जो जीडीपी है उसके अंदर 12 से 13% तक जो योगदान है वो टूरिज़्म सेक्टर का है। श्रीलंका बीचेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। 2018 तक श्रीलंका बेस्ट टूरिज़्म प्लेसेस में आता था, बट 2019 में अप्रैल में वहाँ कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसमें 3 होटल और कई सारी सिटीज़ के नाम थे। इसमें 3 चर्च भी थे। इन बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर 269 लोगों की डेथ हुई। इसी के साथ साथ 49 फॉरेनर्स की भी डेथ हुई। इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे 8 सुसाइड बॉम्बर्स थे। ये सारे बॉम्बर्स वहाँ के लोकल इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप से इन्फ्लुएंस्ड थे। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से टूरिज्म सेक्टर वैसे ही ठप पड़ चुका था। ठीक उसके बाद मार्च 2020 में कोविड आ जाता है। कोविड की वजह से और बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से ठप पड़ गया। अब ठप पड़ने की वजह से वहाँ से आने वाला जो रेवेन्यू था वो भी काफ़ी हद तक घट गया। इसका दूसरा रीज़न है ऑर्गेनिक फार्मिंग। श्रीलंकन गवर्नमेंट चाहती थी कि वहाँ के लोग पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डिपेंडेंट रहें, वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का यूज़ ना करें। इसीलिए उन्होंने रातों रात सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड पे बैन लगा दिया, जिसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से 30 to 40% तक प्रोडक्शन में कमी आ गई, क्योंकि इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता फार्मिंग के दौरान। तो खेती के दौरान जब यूज़ नहीं होगा तो साधारण सी बात है कि 30 to 40% तक की कमी आ जाती है प्रोडक्शन में। श्रीलंका में रबड़, टी, चावल और कोकोनट का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता था, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से इस चीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई। जहाँ एक तरफ श्रीलंका चावल को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करता था, वहाँ 6 महीने के अंदर अंदर उनको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने पड़े अपने देश में चावल, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से इनके देश में चावल की भारी कमी देखने को मिली। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से वैसे ही 20 से 30% तक का जो प्रोडक्शन होता है वो घट जाता है। तो ये भी एक रीज़न था इनके इकोनॉमिक क्राइसिस का, बिकॉज इसकी वजह से यहाँ से जो आने वाला पैसा था वो तो हट गया, उल्टा इनका एक्सपेंस भी इस चीज़ में बढ़ गया। श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस का तीसरा सबसे बड़ा कारण था ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन। दरअसल श्रीलंकन गवर्नमेंट हनुमंतोटा पोर्ट को रीडेवलप करना चाहती थी, जिसके लिए वो यूएस के पास गए, बिकॉज वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उस चीज़ को डेवलप कर पाए, उस पोर्ट को। तो वो यूएस के पास चली गई। अब यूएस के पास जब वो गई, उन्होंने उनसे जब लोन मांगा तो यूएस के रिसर्चर्स ने और वहाँ के इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करी और उन्होंने भी ये चीज़ देखी कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना ठीक नहीं, जिसके बाद यूएस ने मना कर दिया लोन देने से और श्रीलंका आ गई इंडिया के पास। सेम थिंग, इंडिया ने भी जब रिसर्च करा तो उनको भी यही लगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना ठीक नहीं, बिकॉज वहाँ पे जितना वो पैसा देंगे उतना भी रिकवर वहाँ से नहीं हो पाएगा। तो इंडिया ने श्रीलंका को मना करा, साथ ही साथ श्रीलंका को समझाया भी कि वो भी इसे रीडेवलप ना करे, बट श्रीलंका उस चीज़ को मानी नहीं और वो चली गई चाइना के पास। चाइना ने लोन देने के लिए हाँ कर दिया श्रीलंका को। उन्होंने इसके पीछे एक सिंपल सा 3 स्टेप पॉलिसी यूज़ किया। 3 स्टेप पॉलिसी क्या होती है? ये बेसिकली होती है हेल्प, फेल, कंट्रोल। अब इसका सिंपल सा मतलब होता है कि पहले ये उस कंट्री की हेल्प करते हैं, इन्हें पता होता है कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बट स्टिल ये वो हेल्प करते हैं वहाँ पे अपना कंट्रोल जमाने के लिए। इससे उनको आने वाले टाइम में ट्रेडिंग करने में फ़ायदा होता है। चाइना ने लोन तो दे दिया, बट विद टर्म एंड कंडीशन। अब ये टर्म एंड कंडीशन क्या थी? काफ़ी सिंपल सी टर्म एंड कंडीशन इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि अगर आप लोन नहीं दे पाए तो ये उस पोर्ट पे कब्जा कर लेंगे। इसी के साथ साथ चाइनीज़ कंपनी ही इस पोर्ट को डेवलप करेगी।
यूएस ने मना कर दिया था लोन के लिए और इंडिया ने कई बार इन्हें समझाने की कोशिश करी थी कि इस पे डेवलप मत करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं, बट श्रीलंका माना नहीं और फल भी वैसा ही आया। श्रीलंका में जितना श्रीलंका के हनुमंतोता पोर्ट पे जितना इन्वेस्टमेंट हुआ था उसका आधा भी रिटर्न नहीं आ पाया, जिसकी वजह से बाद में हनुमंतोता पोर्ट को चाइना ने टेक ओवर कर लिया। इसी के साथ साथ उसी टाइम पे श्रीलंका को चाइना ने और भी लोन दिया वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, और इसका फ़ायदा तो नहीं कह सकते हम, नुकसान ज़्यादा हो गया और श्रीलंका के बजट का 90% तक का पूरा रेवेन्यू जो भी उनके पास आता था वो सारा श्रीलंका चाइना को एज अ लोन का रीपेमेंट देती थी। उनके बजट का 70 to 80% तक रीपेमेंट में चला जाता था लोन के, जिसकी वजह से पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स तक के इनके पास पैसे नहीं बचे। ये 3 मेन रीज़न थे श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे। बट इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और थी श्रीलंका के साथ, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, टूरिज्म सेक्टर, इन सब की भारी कमी की वजह से इनके पास फॉरेन रिजर्व्स की भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई। अब फॉरेन रिजर्व क्या है? बेसिकली फॉरेन करेंसी होती है। जब किसी भी देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो उस टाइम पे इसी करेंसी से पे कर दिया जाता है, जिससे पूरा हिसाब किताब क्लियर रहे। बट श्रीलंका का एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक घट चुका था, यहाँ तक कि डेली यूजेस की चीज़ें भी श्रीलंका इंपोर्ट करता था, जिसकी वजह से इनका पूरा का पूरा फॉरेन रिजर्व खाली हो चुका था। यहाँ तक कि आज के दौर में श्रीलंका के पास सिर्फ इतने ही फॉरेन करेंसीज बची है जिससे वो आने वाला सिर्फ 1 महीना कवर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही न्यूज़ रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए।